600 ईस्वी 600 ईस्वी पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने पाया कि 600 ईस्वी पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने पाया कि यदि अंबर को बिल्ली की खाल से या फर से रगड़ा जाता है, यदि अंबर को फर या बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो फर हल्की वस्तुओं जैसे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंबर को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस उपयुक्त घटना को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसलिए इस घटना को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया इस घटना को, क्योंकि अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए इस घटना को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण विद्युत है। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण विद्युत है। यदि दो वस्तुओं के रगड़ने के कारण आवेश उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। दो वस्तुओं के रगड़ने के कारण आवेश उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। दो वस्तुओं को रगड़ने के कारण आवेश उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। दो वस्तुओं को रगड़ने के कारण
रगड़ने के कारण आवेश उत्पन्न होता है। इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। घर्षण विद्युत भी कहते हैं क्योंकि रगड़ने के कारण ये आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और जिन वस्तुओं में रगड़ने के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है उन्हें विद्युन्मय कहते हैं। जिन वस्तुओं में जैसे अपन ने अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा था, और उसमें आवेश उत्पन्न हो गया था। आवेश उत्पन्न होने के बाद में अंबर को क्या कहेंगे? विद्युन्मय। जिन वस्तुओं में आवेश आ जाता है या आवेशित हो जाती है उन्हें विद्युन्मय कहते हैं। जिन पर आवेश आ जाता है उन्हें विद्युन्मय कहते हैं। जिन पर आवेश आ जाता है उन्हें विद्युन्मय या आवेशित भी कहते हैं। उन्हें विद्युन्मय या आवेशित कहा जाता है। विद्युन्मय या आवेशित कहा जाता है। जिन वस्तुओं को रगड़ा जाता है और उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है तो आवेशित वस्तुओं को विद्युन्मय या आवेशित कहा जाता है। आवेशित वस्तुओं को विद्युन्मय या आवेशित कहा जाता है। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उन्हें विद्युन्मय या आवेशित कहते हैं। यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई इस विद्युत को स्थिर रखा जाता है तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई विद्युत को उत्पन्न हुई विद्युत को स्थिर रखा जाता है। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि इससे बहने न दिया जाए, इसके ऊपर स्थिर रखा जाए, तो इसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। उत्पन्न विद्युत को स्थिर रखा जाता है तो इसे स्थिर विद्युत कहा जाता है। अगर ये जो विद्युत उत्पन्न हुई रगड़ने से या घर्षण करने से किसी वस्तु पर, ये जो विद्युत उत्पन्न हुई उसे अगर स्थिर रखा जाता है तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। अगर अपन रगड़ रहे हैं दो वस्तुओं को और उनमें विद्युत उत्पन्न हो गई और उस विद्युत को उस वस्तु से बहने न दिया जाए, उसी पर रखा जाए, तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत, अगर अपन दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं और उनमें आवेश उत्पन्न हो रहा है और उस आवेश को स्थिर रखा जाता है तो इसे स्थिर विद्युत कहते हैं।
अब यहाँ पर रगड़ी जाने वाली वस्तुएं, रगड़ी जाने वाली वस्तुएं, और यहाँ पर हो जाएगा आवेश, ठीक है। कौन सी वस्तु में कौन सा आवेश होगा? आवेश। इस पर धन आवेश आएगा, इस पर ऋण आवेश आएगा। रगड़ी जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है और उन पर आवेश कौन सा रहेगा, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इस पर यहाँ है कि धन आवेश वाली वस्तुएं, और इधर लिखेंगे ऋण आवेश, धन आवेश वाली वस्तुएं, इधर ऋण आवेश वाली। एक पर धन आवेश रहेगा, एक पर ऋण आवेश रहेगा, रगड़ी जाने वाली वस्तुएं, और एक पर कौन सा आवेश रहेगा? धन आवेश, एक पर ऋण। दो कॉलम बनाए अपन ने। 5 पर ऊन, रेशम, एगोनाइट, प्लास्टिक, और रबर। ये अपन ने रगड़ी जाने वाली वस्तुएं एक तरफ रखी है। कांच, फर, ऊन, रेशम, इनको किससे रगड़ रहे हैं? रेशम, एगोनाइट, प्लास्टिक और रबर। ये रगड़ी जाने वाली वस्तु है। दोनों वस्तुओं के युग्मों को रगड़ रहे हैं, तो उनको कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? किस पर धन आवेश उत्पन्न होगा, किस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, ये अपन लिखेंगे यहाँ पर। अगर कांच, फर, ऊन, रेशम को रेशम, एगोनाइट, प्लास्टिक और रबर से रगड़ेंगे, तो यहाँ पर कांच जो होगा, कांच की जो वस्तु होगी उस पर धन आवेश आएगा, और रेशम की जो वस्तु रहेगी उस पर ऋण आवेश आएगा। अगर इन दोनों की छड़ों को ले ले और एक कांच की छड़ ले और एक रेशम की छड़ ले या रेशम से रगड़े, तो हमेशा अपन देखेंगे कि इस पर धन आवेश आएगा और इस पर ऋण आवेश आएगा। एक पर इस पर तो धन आवेश आएगा और इस पर ऋण आवेश आएगा। एक पर धन आवेश आएगा और एक पर ऋण आवेश आएगा। इस पर धन आवेश आएगा और इस पर ऋण आवेश आएगा। कांच की जो छड़ रहेगी, अगर अपन इन दोनों कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो रेशम पर तो ऋण आवेश आएगा और कांच की छड़ पर धन आवेश आएगा। अगर फर को अपन एगोनाइट से रगड़ते हैं, एगोनाइट से, तो वही एगोनाइट पर तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा या ऋण आवेश आएगा, और फर पर इतना का उतना ही धन आवेश आएगा, धन आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। और ऊन को प्लास्टिक से रगड़ेंगे, प्लास्टिक से रगड़ेंगे तो ऊन पर तो धन आवेश आएगा, ऊन पर धन आवेश उत्पन्न होगा। जितना ऊन पर धन आवेश होगा उतना का उतना ही, अगर प्लास्टिक से ही रगड़ रहे हैं ऊन को तो उतना ही प्लास्टिक पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। जितना ऊन पर धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ही प्लास्टिक पर ऋण आवेश। पुनः अगर ऊन को अपन ने रबर से रखा, रबर से रगड़ा, तो वही रबर पर उतना का उतना ही ऋण आवेश रहेगा जितना ऊन पर धन आवेश रहेगा। अगर दो वस्तुएं रगड़े तो इसका अपने को याद रखना है, निश्चित रूप से इन दो युग्मों में एक पर धन आवेश रहेगा, इधर वाली वस्तु पर धन आवेश रहेगा, इधर वाली वस्तुओं पर ऋण आवेश रहेगा। अगर ये रगड़ी जाने वाली वस्तुएं हैं तो एक पर धन आवेश रहेगा, एक पर ऋण आवेश रहेगा। ठीक है, चलो अब इनको दोनों को अपन ने रगड़ते हैं और एक बार जो है आवेश की
जांच करते हैं किस पर कौन सा आवेश आएगा, उसको अपन देखते हैं और इस आवेश से क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं अपन देखते हैं। अपन ने एक तो कांच की छड़ ली और एक जो है एवोनाइट की छड़ ली। कांच की छड़ पर ऋण आवेश रहेगा और एवोनाइट की छड़ पर धन आवेश रहेगा। अपन इन दोनों को रगड़कर जो है छत से या किसी आधार से लटकाते हैं, धागे से बांधकर, धागे या डोरी से बांधकर इनको अपन जो है किसी दृढ़ आधार से लटकाते हैं और अपन रिजल्ट नोट करेंगे क्या क्या रिजल्ट आते हैं दोनों में। तो अपन जो वो रिजल्ट आएंगे उनको अपन नोट करते हैं। अपन ने एक तो कांच की छड़ को लिया, कांच की छड़ पर अपन देखते हैं कांच की जो छड़ रहेगी उस पर धन आवेश था, कांच की छड़ पर धन आवेश है और एवोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश है। अपन ने अभी हम देखा यहाँ पर क्लियर कि अपन ने देखा कांच की छड़ पर तो धन आवेश है और एवोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश है। अपन ने इन दोनों छड़ों को लिया तो अपन ने ये एवोनाइट की छड़ ली, एवोनाइट की छड़ ली, इस पर ऋण आवेश है और इन दोनों छड़ों को लिया अपन ने और अपन प्रयोग नोट कर रहे हैं। मैंने सर्वप्रथम कांच की छड़ ली और इसको दृढ़ आधार से लटका दिया। ये कांच की छड़ ली और इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पर जो है ये दृढ़ आधार का संकेत है, इस प्रकार से ये दृढ़ आधार का संकेत है। इस दृढ़ आधार से अपन ने एक कांच की छड़ ली और एक धागे से या डोरी की सहायता से अपन ने यहाँ पर लटका दी। अगर अपन ने क्या किया, इस कांच की छड़ को यहाँ पर लटकाया, ये धन आवेशित है ये कांच की छड़ और इस दृढ़ आधार से लटका दिया धागे या डोरी की सहायता से। अब अभी ये झूल नहीं रही स्थिर अवस्था में, साम्य अवस्था में। अगर मैं इसके पास में एक और अनावेशित कांच की छड़ लाता हूं जिस पर कोई आवेश ही नहीं है, ये कांच की छड़ है, ये आवेशित नहीं है, ये भी कांच की छड़ है, इसके ऊपर धन आवेश है, तो मैं क्या पाता हूं कि चूंकि ये धन आवेशित है और ये कोई आवेशित नहीं है, ये अनावेशित है, तो अपन देखेंगे इन दोनों के बीच में कोई भी गति नहीं होती, स्थिर अवस्था में रहती है। क्या रहेगी, ये कांच की जो छड़ रहेगी ये स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। कांच की छड़ जो रहेगी ये क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं कि ये कांच की छड़ को मैंने क्या किया, लटकाया, कांच की छड़ को लटकाया और इस कांच की छड़ के पास में मैं अब की बार कांच की छड़ लाया, लेकिन मैं इसको रगड़ के लाया, अर्थात धन आवेशित कांच की छड़ लाया। कांच की छड़ के पास में धन आवेशित कांच की छड़ लाया, मैं लटकाकर मैंने क्या किया, इसके पास में कांच की छड़ इस प्रकार से लेके आया। मैंने क्या किया, कांच की छड़ लाया, ये लटकाई हुई कांच की छड़ है, इसके पास में एक और अन्य कांच की छड़ लाया और मैंने क्या किया, इसके पास में लाया। मैं इधर से लाऊंगा तो ये झूल कर उधर चली जाएगी और मैं अगर इधर से कांच की छड़ लाऊंगा इधर इसके पास में तो ये इधर झूल कर आ जाएगी। इस प्रकार से झूल कर दूर चली जाती है। लेकिन अपन ने देखा कि दोनों पर आवेश क्या है, समान है, उस पर भी धन है और इस पर भी धन है, लेकिन समान आवेश पास में लाए अपन, तो अपन ने देखा, क्या देखा कि ये छड़ जो है झूल कर दूर चली जाती है, अर्थात समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अपने प्रथम रिजल्ट क्या आया कि अगर दोनों आवेश समान है तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अपन ये कांच की छड़ थी, ये कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़, ये लटकी हुई है। अपन जैसे ही इस कांच की छड़ के पास अन्य दूसरी कांच की छड़ लाए तो अपन देखेंगे कि ये झूल कर दूर चली जाती है उधर। अपन जैसे इसको दूर लाएंगे ये वापस झूल कर अपनी मूल पोजीशन में आ जाती है, मूल स्थिति में आ जाती है। इससे ये रिजल्ट निकला कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है।
समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगर आवेश समान रहेंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। फिर अपन ने क्या किया, ऐसा ही अपन जो है अगर एबोनाइट की छड़ लटकाए और उसके पास में एबोनाइट की छड़ लाए, अगर आप एक निरावेशित है तो उनमें कोई गति नहीं होगी। लेकिन दोनों पर अगर आवेश समान है, जैसे ये एबोनाइट की छड़ ली अपन ने, ये और इसको दृढ़ आधार से लटका दिया, ये एबोनाइट की छड़ ले लो अपन, लेकिन अपन देखते हैं कि एबोनाइट पर ऋण आवेश होता है। ये एबोनाइट की छड़ ली, यह ऋण आवेशित है। ये एबोनाइट की छड़ है, ये क्या है, ऋण आवेशित है। और इसके पास में अपन अनावेशित छड़ लाते हैं। अनावेशित एबोनाइट की छड़ ले आओ, चाहे कांच की छड़ लाओ, चाहे कांच की छड़ लाओ, चाहे एबोनाइट की छड़ लाओ, कांच की लाओ या एबोनाइट की लाओ, एबोनाइट की छड़ लाओ। लेकिन क्या है, ये आवेशित है या अनावेशित है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी। ठीक है, किसी प्रकार की गति नहीं होती है। अपन देखेंगे कि यह ऐसी की ऐसी स्थिर अवस्था में ही रही। लेकिन मैंने क्या किया, इस एबोनाइट की छड़ के पास में, ये जो एबोनाइट की छड़ थी, मैं इसके पास में मैंने क्या किया, ये एबोनाइट की छड़ थी, इसके पास में इस एबोनाइट की छड़ ये आवेशित है, ऋण आवेशित है, और मैंने क्या किया, इस एबोनाइट की छड़ के पास में ऋण आवेशित एबोनाइट की छड़ लाया। मैंने क्या किया, जैसे इसके पास में मैं ये ऋण आवेशित एबोनाइट की छड़ लाता हूँ, जैसे इस प्रकार से इसके पास में लाता हूँ, ये लटका रखी है अपन धागे से, जैसे एबोनाइट की छड़ के पास में एबोनाइट की छड़ लाई जाती है, तो जैसे अपन इस प्रकार से लाएंगे, ये झूल कर उधर दूर चली जाती, इस प्रकार से ये झूल कर दूर चली जाती है। अर्थात यहाँ भी क्या है, दोनों समान आवेश है, या दोनों ऋण है, यहाँ दोनों क्या थे, धन थे, और यहाँ दोनों ऋण आवेश, अर्थात आवेश समान है, आवेश की प्रकृति समान है, तो इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। अर्थात समान आवेशों में यहाँ भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, चाहे वो दोनों धन हो चाहे दोनों ऋण हो, अगर आवेश समान है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। अर्थात प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन यदि अपन ने क्या किया, एक तो कांच की छड़ ली और एक एबोनाइट की छड़ ली, अपन ने एक जो है ये कांच की छड़ ली और इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने लटकाई, ये कांच की छड़ लटकाई, और इसके पास में अब की बार अपन जो है एबोनाइट की ऋणावेशित छड़ लाए, अर्थात धन आवेश के पास में अब की बार अपन ऋणावेश ला रहे। इस समय अब अपन ने क्या किया, चेंज कर दिया, दोनों में आवेश क्या हो गया, विपरीत। ये कांच की छड़ पर तो ऋणावेश, कांच की छड़ पर ऋणावेश है, और एबोनाइट की सॉरी कांच की छड़ पर धन आवेश है और एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश है। दोनों में आवेश क्या है, विपरीत आवेश है। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको इसके पास में लाता हूँ, मैंने क्या किया, जैसे इसके पास में लाया, इस एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के पास में लाया, कांच की छड़ धन आवेशित है, एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित है। मैं जैसे इसको पास में लाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, ये झूल कर इसके पास में आने की कोशिश करती है और इससे चिपकने की कोशिश करती है, झूल कर इसके पास में आ जाती है। अर्थात ये दोनों विपरीत आवेश है, और विपरीत आवेश है और मैं पास ला रहा हूँ, तो ये क्या कर रही है, इससे चिपकने की कोशिश कर रही है, झूल कर इसकी हो रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, यहां से क्या रिजल्ट निकलता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, या आकर्षण बल कार्य करता है, या आकर्षण बल कार्य करता है।
कार्य करता है। यदि दो आवेश विपरीत है तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। यह अपन रिजल्ट देखिए। अब यहाँ पर आकर्षण हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है तो कितना हो रहा है, इन सभी की अपन जानकारी कूलॉम के नियम के द्वारा लेंगे। कूलॉम का नियम जो है दो आवेशों के बीच जो है बल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर ये आकर्षण बल लग रहा है तो कितना बल लगेगा, यदि ये प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो कितना लगेगा, उसको ज्ञात करने के लिए कूलॉम के नियम का जो है प्रयोग किया जाता है। आवेशों के मध्य जो आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण लग रहा है तो ये बल कितना लगेगा, इसको ज्ञात करने के लिए कूलॉम के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद अपन जो है कूलॉम के नियम का प्रयोग करेंगे।